So, welcome students. This is class 12th environmental science, and we were studying the second unit, and in the second unit it was the fourth topic. Now, today's topic is what is biological magnification. ठीक है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है, कैसे होता है, इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं और इसके कंट्रोल मेजर्स क्या हो सकते हैं इसको रोकने के लिए. So biological magnification, also known as biomagnification, is the increase of substance that occurs in food chains. So first we need to understand the word food chain. Food chain क्या है? For example, हमारे घर के बाहर का जो लॉन है उसके अंदर वो जो एरिया है उसके अंदर ग्रास होपर्स भी रह रहे हैं, फ्रॉग्स भी रह रहे हैं, लिजर्ड्स भी रह रहे हैं, स्नेक्स भी रह रहे हैं. ठीक है, एक एनवायरनमेंट है, एक माहौल है जहाँ पे रिलेशन है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का बीच में. और लिविंग थिंग्स की जो ग्रीन प्लांट्स हैं, जो ग्रास है वहाँ पे उसको ग्रास ऊपर खाएगा, ग्रास ऊपर को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को फिर लिजर्ड खाएगा, लिजर्ड को फिर स्नेक खाएगा. लाइकवाइज वो जो चेन बनेगी जहाँ पे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी ट्रॉफिक लेवल के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज फूड चेन. लेकिन फूड चेन के अंदर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा किसी एक पर्टिकुलर सबस्टांस का फूड चेन के अंदर. ठीक है, these substances are usually found in contaminated environments. Substances such as pesticides and mercury, pesticides वही DDT, are absorbed by organisms due to their environment or the food they consume, the substance that accumulates inside the cell. अब होगा क्या, इन चीज़ों के इस्तेमाल से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कॉन्टेमिनेट हो जाएगा, जैसे पेस्टिसाइड्स या मर्करी यूज़ कर रहे हैं हम, और जब वो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म उसको कंज्यूम करेगा और उस ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करेगा तो उनके बीच में जो एक्यूमुलेट हो जाएगा वो पर्टिकुलर सब्सटेंस जो उस फूड चेन में कैरी ऑन किया जा रहा है. When an organism higher in the food chain eats multiple organisms below, each of them containing some of the toxins, the toxin becomes more concentrated in their higher food chains. Since this continues throughout the food chain, organisms higher in the food chain are the ones who will obtain the most. For example, प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, देन कंज्यूमर्स है जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कंज्यूमर्स है, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर है. जो ओमनीवोर है, जो बिल्कुल टॉप लेयर पे बैठा है, जो टॉप मोस्ट है, तो उसकी डाइट के अंदर मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को वो ईट करके पहुंचेगा वहाँ तक, तो वो जो ऑर्गेनिजम्स उसने एनगल्फ किए होंगे या खाए होंगे उनके अंदर उस पर्टिकुलर सबस्टांस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी जो उसके सेल्स में एक्यूमुलेट हो जाएगी, एंड दैट इज कैरीड थ्रू फूड चेन. नाउ इसको हम बायो एक्यूमुलेशन भी बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन को. बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज ऑफन रिलेटेड विद बायो एक्यूमुलेशन. इसको हम रिलेट करते हैं बायो एक्यूमुलेशन को बायो मैग्निफिकेशन के साथ, विच इज़ द इंक्रीज ऑफ टॉक्सिन सब्सटेंसेस इन एन ऑर्गेनिजम्स बॉडी. और अगर हम बायो एक्यूमुलेशन की बात करें, एज द वर्ड इंडिकेट्स एक्यूमुलेट, इकट्ठा होना, तो बायो एक्यूमुलेशन मतलब किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाना. ठीक है, these two terms are different. Accumulation pertains to harmful substances in living organism's body and its effects. Magnification deals with the substance being passed along the food chain. Now accumulation क्या है, अब terms डिफरेंट हैं. ये एक्यूमुलेशन का मतलब है जब कोई हार्मफुल सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है और उसका इम्पैक्ट होगा. और मैग्निफिकेशन क्या है, जब सब्सटेंस फूड चेन के थ्रू पास ऑन होगा एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के अंदर. देन बायो एक्यूमुलेशन विल कॉज अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स विद इन द बॉडी दैट कंटेन इट. ऑब्वियसली इसका अब हार्मफुल इम्पैक्ट होगा. और अब हाउ बायो मैग्निफिकेशन इफेक्ट्स ह्यूमंस, क्या इम्पैक्ट है बायो मैग्निफिकेशन का ह्यूमन बींग्स के ऊपर. A common example of biomagnification and bioaccumulation is the use of DDT in the 1960s and 70s. DDT or dichlorodiphenyl trichloroethane was overly used by humans as a pesticides. It soon found its way into the environment. अब एग्जाम्पल जो इन्होंने इलस्ट्रेट किया 1960s और 70s की बात करी है इन्होंने कि हुआ क्या, DDT का यूज़ बहुत कॉमन हो गया. ठीक है, डाइक्लोरोडाइफेनल ट्राइक्लोरोइथेन, इट इज़ अ पेस्टिसाइड, इसका यूज़ बड़ा ज़्यादा हो गया. उस यूज़ की वजह से ये पेस्टिसाइड एनवायरनमेंट के अंदर वाटर के थ्रू रन ऑफ, देन किसी क्रॉप के ऊपर अगर हमने इसको छिड़काव किया तो किसी ऑर्गेनिज्म ने उस
क्रॉप को कंज्यूम किया, फिर उस दूसरे ऑर्गेनिज्म ने उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एनगल्फ किया। तो बोलने का मतलब ये है कि फूड चेन जब ट्रांसफ़र हुई एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के अंदर, तो वो एनवायरनमेंट में ज़्यादा कंसंट्रेशन में पाया जाने लगा। Then DDT and other toxins eventually climbed up the food chain and affected the bald eagles, then nearly driving them to extinction. The DDT was absorbed by organisms which the bald eagles hunted, such as fish and carrion. Each bald eagle would eat multiple number of fish and carrion. अब क्या एग्जांपल दी है, एक एग्जांपल दी है यहाँ ईगल्स की कि DDT जो है डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। जब ये फूड चेन में पास ऑन होता गया एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के अंदर, तो इसने ईगल्स के ऊपर एक इम्पैक्ट किया और इवन उनको एक्सटिंक्शन पे ला के खड़ा कर दिया, क्योंकि वही फिशेस जो वाटर का, फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे हमने कोई क्रॉप्स ग्रो करी थी, उसके ऊपर हमने क्रॉप्स के ऊपर पेस्ट्स का छिड़काव किया था, लेकिन बारिश की वजह से वो पेस्टिसाइड जितना था वो बह के चला गया वाटर बॉडी के अंदर। वाटर बॉडी के अंदर जो फिशेस वगैरह थी उन्होंने उस वाटर को एनगल्फ किया, वो भी इफेक्टेड हो गई। और अगर उस क्रॉप के अंदर जो पेस्टिसाइड्स, जो वहाँ पे रैट्स थे या कोई दूसरे ऑर्गेनिजम्स रह रहे थे, उन्होंने उस पर्टिकुलर क्रॉप को कंज्यूम किया, वो भी इफेक्टेड हो गए। उन दोनों ऑर्गेनिजम्स को, उन फिशेस को भी और उन रैट्स वगैरह को भी किसने हंट किया? ईगल ने। सो इंटर्न उन ईगल्स का लेवल जो था वो एक्सटिंक्शन पे आके खड़ा हो गया। Then the DDT would accumulate inside each of the eagles' bodies. The DDT would surprise the birds and cause them to make fragile eggs that would break easily. This caused the birds' population to dwindle rapidly. अब हुआ क्या, इस DDT की वजह से वो एक्यूमुलेट होने लगा किन की, जैसे हमने अभी पढ़ा कि एक्यूमुलेट हो जाता है वो सेल्स के अंदर, तो वो इन ईगल्स की बॉडीज के अंदर एक्यूमुलेट होने लगा। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि उनके एग्स जो थे बर्ड्स के, वो हैच आउट करने लायक नहीं रहने लगे, वो जल्दी टूट जाने लगे और उस वजह से उनकी पॉपुलेशन बर्ड्स की बहुत कम हो गई। सो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल्स दी है ईयर के हिसाब से नंबर ऑफ। तो इस फिगर को अगर आप देखेंगे, पहले ईयर में इतना, दूसरे ईयर में इतना, तीसरे ईयर में, एंड फाइनली ये बढ़ता ही जा रहा था। किसका? ईगल्स की पॉपुलेशन डे बाय डे डिक्रीज होती ही जा रही थी, लेकिन लास्ट पे, ठीक है। सो एग्जांपल थी ये DDT कंसेप्ट। अच्छा पहले देखें, यहाँ DDT इन वाटर है 10⁻⁵ ppm, देन DDT इन जूप्लैंट 0.4 ppm, ठीक है। और इस वाटर के अंदर जो ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जिनको जूप्लैंक्टन, उनको किसने खाया? DDT इन स्मॉल फिशेस, उन जूप्लैंक्टन्स को फिशेस ने खाया, ठीक है। DDT इन लार्ज फिशेस 2 ppm, एंड देन फाइनली इस फिश को भी किसने खाया? बर्ड्स ने। अगर इस एग्जांपल के थ्रू देखें हम, दीज आर फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाएगा? जूप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स वाटर के अंदर होंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाएगा? जूप्लैंक्टन को कौन खाएगा? फिशेस। एंड फिशेस को कौन खाएंगी? फाइनली ईगल्स, और ईगल्स के अंदर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही थी। देन सेकंड वन इज मर्करी। Mercury is a natural substance that is found in very small quantities in the ocean. Human interference with the environment causes higher levels of mercury in the ocean. मरकरी जो है नेचुरल सब्सटेंस है, बहुत कम क्वांटिटी में समंदर में पाया जाता है, लेकिन ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ की वजह से इसकी कंसंट्रेशन भी डे बाई डे वाटर बॉडीज़ के अंदर इंक्रीज होती जा रही है। Algae producer consistently absorbs the mercury which is found in its environment. However, it excretes it slowly. Often zooplanktons will consume the algae and the mercury along with it. अब algae जो है, जो वो प्रोड्यूसर है, जो कॉन्स्टेंटली मरकरी को एब्जॉर्ब करता है अपने एनवायरनमेंट से, लेकिन जब इसको एक्सक्रीट आउट करता है वो जूप्लैंक्टन्स कंज्यूम कर लेते हैं और मरकरी फिर फूड चेन के अंदर पास ऑन होनी शुरू हो जाती है। द प्लैंक्टन इज देन कंज्यूम्ड बाय स्मॉल फिश। उस प्लैंक्टन को कौन? एक छोटी फिश खाएगी, विच इन टर्न इज कंज्यूम्ड बाय लार्ज फिशेस, और उस स्मॉल फिश को कौन खाएगा? Large fish. Eventually the fishes end up on human dinner tables. Humans who consume fishes high in mercury will easily become ill from mercury poisoning. अब जो मरकरी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वाटर बॉडीज़ के अंदर गया, वाटर के अंदर एल्गे है जो प्रोड्यूसर, जो कॉन्स्टेंटली मरकरी को एब्जॉर्ब करेगा, और जब वो उसको एक्सक्रीट आउट करेगा तो वो जू प्लैंक्टन्स उसको एनगल्फ कर लेंगे। उन प्लैंक्टन्स को फिर छोटी फिशेस कंज्यूम करेंगी, जिसको लार्ज फिशेस कंज्यूम करेंगी, और फाइनली उन फिशेस को ह्यूमंस कंज्यूम करेंगे और उनको मरकरी पॉइजनिंग हो जाएगी। देखें, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ऑफ मरकरी, phytoplankton, zooplankton, fishes, then large fishes, and then humans, mercury concentration. अच्छा,
अब यहाँ बताया द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ऑफ DDT इन मरीन इकोसिस्टम, इंसेक्ट से शुरू किया, फाइटोप्लैंक्टन्स, देन बड़ी बड़ी फिशेस एंड फाइनली स्वैन, जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट करता है इसके। अब टॉक्सिन्स दैट biomagnify. DDT and mercury are not the only toxins that biomagnifies. Other examples include, but are limited, PCBs, that is polychlorinated biphenyls, used as insulators, as a plasticizer and fire retardant. It biomagnifies, impairs reproduction and is widespread in aquatic ecosystems. जो PCBs के अंदर, insulators के अंदर हम plasticizer use करें, that is also a toxin substance. And then cyanide being used in leaching gold and in fishing, it is a dangerous toxin and is known to have effects on coral reefs. जो साइनाइड की एग्जांपल की अगर हम बात करें तो वो इम्पैक्ट करता है किसके ऊपर, कोरल रीफ्स के ऊपर, वो भी एक एग्जांपल है किसकी, टॉक्सिन सब्सटेंसेस की, बायोमैग्निफिकेशन की। देन सेलेनियम इज अ कंसंट्रेटेड बाय फॉर्मिंग डेजर्ट सॉइल्स, इट इज टॉक्सिक एंड काजेज रिप्रोडक्टिव फेलियर्स इन ऑर्गेनिजम्स। अभी जो हमने बोला कि उनके एग्स जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, वो हैच आउट होने लायक तक नहीं बचते एंड दे इजिली डिग्रेड। देन हैवी मेटल सच एज मर्करी, कॉपर, निकल, जिंक एंड लेड इफेक्ट द नर्वस सिस्टम एंड दे मे इफेक्ट रिप्रोडक्शन। सॉरी। तो अगर ये जो टॉक्सिन सब्सटेंसेस हैं, चाहे मर्करी है, DDT है, PCBs हैं, साइनाइड है, सेलेनियम है, या फिर मर्करी, कॉपर, निकल, जिंक, लेड हैं, ये अगर वाटर बॉडीज़ के थ्रू इनको फाइटोप्लैंक्टन्स एंड ज़ूप्लैंक्टन्स और फाइनली ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम करेंगे तो वो उनके नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करेगा एंड फाइनली वो उनकी रिप्रोडक्टिव जो क्षमता है उसको डिक्रीज कर देता है। देन ये वही एग्जांपल जो मैंने अभी आपको डिटेल में बताई, फाइटोप्लैंक्टन्स, ज़ूप्लैंक्टन्स, देन फिशेस, बर्ड्स, वाटर, फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, टॉप। इसको जरा हम चार्ट को एक बार स्टडी करते हैं। वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज़ आ जाएंगी, उन इम्प्योरिटीज़ को फाइटोप्लैंक्टन्स एब्जॉर्ब करेंगे, एनगल्फ करेंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स को ज़ूप्लैंक्टन्स फूड चेन के अंदर पास होगा, ज़ूप्लैंक्टन्स को स्मॉल फिशेस एंड देन स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस और लार्ज फिशेस को टॉप प्रेडेटर एंड देन ह्यूमन, ईगल या वगैरह वगैरह वो उनको कंज्यूम करेंगी। दैट इज मोर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, प्लांट, सकिंग इंसेक्ट्स, स्टीविंग इंसेक्ट्स, प्रेडेटी, और यहाँ पे इन्होंने दिखाया मीन लीड कंसंट्रेशन ppm के हिसाब से निकाल के। सो व्हाट शुड वी डू, अब हमें क्या करना होगा। Ironically, biomagnification and bioaccumulation are caused by humans but also have a profound impact on us. It can lead to neurological effects such as mental retardation in infants who contract it through their mothers. माँ के थ्रू बच्चे के अंदर न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स हो जाएंगे। अ वीकेंड इम्यून सिस्टम, WBCs कमज़ोर हो जाएंगे, जल्दी बीमारियाँ अटैक करेंगी। सम कैंसर्स आर ऑल्सो लिंक्ड थ्रू इंजेस्टिंग दीज टॉक्सिन्स, और अगर इन टॉक्सिन्स को कोई ऑर्गेनिज्म किसी एक पर्टिकुलर मेथड से एनगल्फ कर लेता है तो वो टॉक्सिक हैं। इट कैन ऑल्सो इट कैन ऑल्सो लीड टू एन ऑर्गन फेलियर इन बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमंस। अगर हम एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों की बात करें तो ये ऑर्गन फेलियर, तो ये हैं जो हमें प्रिकॉशंस लेने होंगे। देन प्रिवेंशन ऑफ बायोमैग्निफिकेशन, इन एन अटेम्प्ट टू इरेडिकेट बायोमैग्निफिकेशन द US एंड सेवरल कंट्रीज वर्ल्ड वाइड हैव प्लेस्ड अ बैन ऑन द यूज ऑफ DDT पे टोटल बैन, we should ban DDT. People are trying to prevent harmful substances such as oil and human waste from being dumped in water. The garbage or the solid waste, उसको हमने पानी के अंदर नहीं फेंकना है बल्कि उसको एक पर्टिकुलर जगह पे डंप करना है। Landfills are also trying to get rid of these substances because they can seep into groundwater. Landfills जो हैं वो इन सब्सटेंसेस को रिमूव करने की, क्योंकि जब हम उसको ज़मीन के अंदर दफना देंगे तो वो उस पानी के कांटेक्ट में आ सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट बायोमैग्निफिकेशन। और अगर हम बायोमैग्निफिकेशन को एक बार रिवाइज करें तो जितने भी हमारे PCBs हैं, DDT है, मर्करी है, लेड है, ये जो हमारी ह्यूमन यूज़ की वजह से वाटर बॉडीज़ के अंदर जाता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा जो बायो एक्युमुलेशन हो जाता है। थैंक यू।